हाँ बेटा, आज से लेकर हम लोगों को नया क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 12 कैश बजट का। ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि टिपिकल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारे नए नए रूल्स इसमें कवर हो जाएंगे क्वेश्चन 12 में। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare a cash budget for Kapadia Textile Limited for the period from January to June 2012. Kapadia January to June. चलो, Kapadia Textile Limited January to June. Heading लिखो cash budget of Kapadia Textile Limited from January मतलब 1/1/2012 to 30 June 2012। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने का कैश बजट हम लोगों को बनाना है। कैश बजट में पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर ऐड रिसिप्ट्स, फिर 4-5 लाइन छोड़ के टोटल ए, फिर लेस पेमेंट्स, पेमेंट्स में 7 या 8 लाइन चाहिए, फिर टोटल बी। अब आज जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना हमारा, आज क्लोजिंग बैलेंस के बाद मेरे को 5 या 6 लाइन और भी चाहिए। तो अच्छी तरह से फॉर्मेट बनाना, क्लोजिंग बैलेंस के नीचे भी 5-6 एंट्रीज हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये हमारा ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पे एक नेट क्लोजिंग बैलेंस आएगा। 2 क्लोजिंग बैलेंस आएंगे आज। तो यहाँ पे बीच में 5-6 लाइन छोड़ देना। इसको मैं लिख देता हूँ ग्रॉस, इसको मैं लिख देता हूँ ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस, और लास्ट लाइन में मैं लिख देता हूँ नेट क्लोजिंग बैलेंस। आज 2 क्लोजिंग बैलेंस है, थोड़ा हार्ड है ये क्वेश्चन। अब जो नेट क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, मतलब जनवरी का क्लोजिंग तो फरवरी का ओपनिंग। आज ऐसे 2 क्लोजिंग बैलेंस है, तो अच्छी तरह से ये नीचे जैसे 5-6 लाइन खाली रह जाए ऐसा फॉर्मेट बनाना। लाइंस सोच समझ के ध्यान से छोड़ना। फॉर्मेट बनाओ बेटा। हेडिंग लिखो क्वेश्चन 12। चलो नेक्स्ट अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन 12। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स आर 75% एंड कैश सेल आर 25% ऑफ टोटल सेल। क्रेडिट सेल इज 75% एंड कैश सेल इज 25%। अब जो सेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है। ये अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सेल दी हुई है 360 से लेकर 360 तक। तो हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे रोज के जैसे रोज हम लोग एक सेल्स का वर्किंग नोट बनाते हैं। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में दे फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करूंगा, आप लोग पूरा लिखोगे अच्छी तरह। यहाँ पे हमको दिया हुआ है अक्टूबर से लेकर जुलाई तक, मतलब 5 और 5 10 महीने दिए हुए हैं। मैं पहले फॉर्मेट ऊपर वाले क्वेश्चन में दे कॉपी कर लूं सेल्स का, आप लोग भी धीरे धीरे लिखना शुरू करना। ये सेल्स का वर्किंग नोट, कंट्रोल सी। अब इस क्वेश्चन में जाते हैं 12 वाले में। ये 12 वाला है, इसके वर्किंग नोट में जाके यहाँ पे लिख देता हूं मैं कंट्रोल वी। ये आपको बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं अमाउंट्स और मंथ वगैरह सब मैं धीरे धीरे चेंज कर दूंगा। अब हम लोगों को दिया हुआ है अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 2011 होगा पहले, हाँ अक्टूबर, ये रहा अक्टूबर 2011। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अक्टूबर 2011 से। धीरे धीरे मैं सब ये परसेंटेज वगैरह कैलकुलेशन सब मैं चेंज करूंगा बेटा। अक्टूबर 2011, फिर नवंबर 2011, फिर दिसंबर 2011, ऐसे 10 महीने दिए हुए। आप लोग भी वर्किंग नोट बनाओ ध्यान से। पीछे की तरफ 10-12 कॉलम बनेंगे, तो छोटे छोटे कॉलम बनाना,
या तो पेज टेढ़ा कर दो, पेज टेढ़ा करके बनाओ। दिसंबर के बाद जनवरी 2012, फरवरी 2012, मार्च 2012, अप्रैल 2012, मई 2012, जून 2012, कहाँ तक दिया हुआ था देखें एक बार, जुलाई तक दिया हुआ था, जुलाई 2012 तक क्वेश्चन दिया हुआ, जुलाई 2012। ओके, अब फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था क्रेडिट सेल 75% है और कैश सेल 25% है। एक्चुअली पहले कैश सेल आएगा 25%, तो मैं यहाँ पे कैश सेल के कॉलम में लिख दूंगा 25% और क्रेडिट सेल के कॉलम में 75%। यहाँ पे 25% आएगा हर एक महीने में, 25% आएगा और यहाँ पे 75% आएगा क्रेडिट सेल में, हर एक महीने में 75% आएगा। ठीक है, अब अमाउंट देखते हैं। अक्टूबर 2011 की अमाउंट है ये 3,60,000, नवंबर की 4,20,000, 360 420, 360 420। तो क्या मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, इसे 25% और 75% अपने आप होते जा रहे हैं, आप लोगों को कैलसी पे करना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर के बाद दिसंबर 4,80,000, फिर जनवरी 1,80,000, फिर फरवरी 2,40,000, 480, 180, 240, 480, 180, 240, 480, 180, 240, फिर मार्च में 240, फिर अप्रैल में 360, 240, 360 और फिर मई में है 3 लाख, जून में 240, जुलाई में 360, 3 लाख 240, 360, 3 लाख 240, 360। ये जो क्वेश्चन में सारी सेल्स की अमाउंट दी हुई थी वो सारी मैंने लिख दी और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया था सब में 25%, तो सारी की सारी सेल का 25% हो गया और सारी की सारी सेल का 75% भी हो गया। तो ये हमारा कैश सेल और क्रेडिट सेल आ गया। यहाँ पे मंथ चेंज करने पड़ेंगे सारे, ये सारे मंथ वगैरह हमको चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन की कैलकुलेशन है और ये सारी अमाउंट्स भी हमको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले इतना फॉर्मेट लिखो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अक्टूबर, तो यहाँ पे साइड में भी अक्टूबर से ही शुरू करने का, अक्टूबर 2011। अगर यहाँ पे अक्टूबर है तो आप यहाँ पे भी अक्टूबर से ही शुरू करोगे, फिर अक्टूबर 2011, फिर नवंबर 2011, फिर जो महीने दिए हो दिसंबर 2011, फिर जैन 2012, फिर फरवरी 2012, फिर मार्च 2012, फिर अप्रैल 2012, फिर मई 2012, जून 2012, जुलाई 2012। और भी आगे बना सकते हैं लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। ये येलो कलर में बाद में करूंगा, जो हमारे काम के महीने होंगे वहां पे करूंगा। ठीक है, इतना फॉर्मेट आपको पहले बनाना है। यहाँ पे जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे पॉज करके पहले इतना लिख लेना। मैं पॉज कर रहा हूँ, सब लोग लिखो जो लोग लाइव हैं। आगे अब कैश सेल और क्रेडिट सेल हो जाने के बाद ये जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट, यहाँ पे लिखा है द 60% ऑफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल, 25% इन द थर्ड मंथ। अब ये कंफ्यूजिंग है, थर्ड मंथ मतलब कौन सा मंथ, एंड 15% इन द फोर्थ मंथ। तो इन लोगों ने किया ऐसा ही है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। अब ये थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ क्या होता है वो मैं आराम से थियरी वाले पेजेस में बताऊंगा, पर फिलहाल इन लोगों ने किया ऐसा ही है
मंथ आफ्टर सेल, मंथ आफ्टर सेल मतलब अगर अक्टूबर में हम लोग सेल करते हैं तो अक्टूबर की क्रेडिट सेल का पैसा नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मिलेगा। परसेंटेज 60%, 25%, 15%। अब 60 और 25 हुआ 85, 85 और 15 हुआ 100, मतलब क्रेडिट सेल का 100%। पहले क्रेडिट सेल का 60, फिर क्रेडिट सेल का 25, फिर क्रेडिट सेल का 15%। मंथ आफ्टर सेल तो इजी है, मतलब अक्टूबर का नवंबर। लेकिन ये जो थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ है उसके मैं थियरी वाले पेजेस में अलग से रूल्स बताऊंगा। मैं लिखाऊंगा कि थर्ड मंथ मतलब क्या और थर्ड मंथ आफ्टर सेल मतलब क्या। थर्ड मंथ अलग बात है, थर्ड मंथ आफ्टर सेल अलग बात है। चलो मैं लिख देता हूं, देखो मैं यहाँ पे थियरी वाले पेजेस का एक रूल लिख देता हूं। ये आप लोग बाद में लिखना, थियरी पेजेस में लिखना, अभी नहीं। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है क्रेडिट पीरियड में थर्ड मंथ, तो उसका मतलब होता है क्रेडिट पीरियड इज 2 months। अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है थर्ड मंथ, मतलब क्रेडिट पीरियड इज 2 months। और कभी अगर ऐसे लिखा हुआ है थर्ड मंथ आफ्टर सेल, तो क्रेडिट पीरियड इज 3 months। थर्ड मंथ अलग बात है, थर्ड मंथ आफ्टर सेल अलग बात है, ठीक है। ये थोड़ा इसके लिए बहुत सर्वे करना पड़ता है, तब हम ऐसी पॉइंट्स पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थर्ड मंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड मंथ मतलब क्रेडिट पीरियड 2 months, और ये फोर्थ मंथ, फोर्थ मंथ मतलब क्रेडिट पीरियड 3 months, ठीक है। अगर फोर्थ मंथ आफ्टर सेल लिखा हो तो क्रेडिट पीरियड 4 months, और अगर सिर्फ 4 month लिखा हुआ है, फोर्थ मंथ लिखा हुआ है, तो क्रेडिट पीरियड होगा 3 months। तो ये मंथ आफ्टर सेल मतलब 1 महीना क्रेडिट, थर्ड मंथ मतलब 2 महीना क्रेडिट, फोर्थ मंथ मतलब 3 महीने की क्रेडिट। हुआ वही 1 month, 2 month, 3 month हुआ वही। तो मैं क्या करूंगा, अक्टूबर की जो सेल है, ये अक्टूबर की क्रेडिट सेल है 2,70,000, ये अक्टूबर की क्रेडिट सेल है 2,70,000, इसका मैं पहले 60% करूंगा। तो 2,70,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, फिर वही 2,70,000 का मैं 25% करूंगा, फिर वही 2,70,000 का मैं 15% करूंगा। तो ये हो गया 60%, 25%, 15%। मतलब जो अक्टूबर की क्रेडिट सेल है उसके 3 पार्ट्स कर दिए, नवंबर, ये दिखाई दे रहा है नवंबर, ये दिसंबर, ये जनवरी, बाकी सारे महीनों में डैश हो जाएगा। तो अक्टूबर की क्रेडिट सेल के 3 पार्ट्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उसी तरह नवंबर की जो क्रेडिट सेल है, ये नवंबर की क्रेडिट सेल है 3,15,000, 3,15,000, उसके 3 पार्ट्स। पहले 3,15,000 का 60%, फिर 3,15,000 का 25%, फिर ये एक बार मैं चेक कर रहा हूँ 25%, फिर 3,15,000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 15/100। इस तरीके से आगे 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 करते जाएंगे। फिर आपको मालूम है कैश सेल जो होता है, कैश सेल जो होता है, जिस महीने का कैश सेल हो उसी महीने में रियलाइज हो जाएगा। हम लोगों को कैश बजट बनाना है जनवरी से लेकर जून तक, तो कैश सेल जनवरी से जून तक का जो कैश सेल है वो उसी महीने में हमको पैसा मिल जाएगा, राइट। क्रेडिट सेल में हम लोगों को यहाँ पे जनवरी से लेकर जून तक का टोटल करना पड़ेगा, जनवरी से लेकर जून तक का क्रेडिट सेल में टोटल करना पड़ेगा, जनवरी से लेकर जून तक। यहाँ पे टोटल आएगा नीचे, इधर जो जनवरी से लेकर जून तक का टोटल आएगा वो हम लोगों को चाहिए। तो जो जो हमारे काम की अमाउंट्स है उनको मैंने कलर कर दिया, बाकी सारी फालतू अमाउंट्स को हम छोड़ देंगे। अब
ये अक्टूबर की क्रेडिट सेल थी 2,70,000, उसके 3 पार्ट्स कर दिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये नवंबर की क्रेडिट सेल थी, उसके 3 पार्ट्स कर दिए, दिसंबर, जनवरी और इसके बाद फरवरी। उसी तरीके से ये क्रेडिट सेल, ये कौन सा महीना है? दिसंबर। दिसंबर के क्रेडिट सेल के 3 पार्ट्स होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरीके से करते जाएंगे आगे, ठीक है। अब आप लोग इतना खुद ही कंप्लीट करो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, खुद ही कंप्लीट करो और ये पूरा वर्किंग नोट आप लोग खुद ही कंप्लीट कर सकते हो। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, खुद ही कंप्लीट करो, ठीक है। कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं, आपको अगर देख के लिखना है स्क्रीन से तो देख के लिख सकते हो। यहाँ पे आएगा 3,60,000 का मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100। यहाँ पे 3,60,000 का मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100 और यहाँ पे 3,60,000 का मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100। इस तरीके से करते जाएंगे। ये मैंने सारी अमाउंट्स कैलकुलेट कर ली। जुलाई के आगे वैसे अगस्त आएगा, अगस्त 2012, फिर सितंबर आएगा, सितंबर 2012। वैसे इतना आगे करने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 अमाउंट्स आ गई, जनवरी में 3 अमाउंट्स, फरवरी में 3 अमाउंट, वही हमारे काम की है। और ये जून के आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी कैलकुलेशन की है बट वो हमारे काम का नहीं है। अब मैंने सारे अमाउंट्स का 2,70,000 के 3 पार्ट्स कर दिए, 3,15,000 के 3 पार्ट्स कर दिए, 3,60,000 के 3 पार्ट्स कर दिए। अब लास्ट में ये जैन का टोटल, जनवरी का टोटल यहाँ पे हमारे काम का है, इक्वल टू सम फ्रॉम 40,500 टू 2,16,000। तो इन तीनों का टोटल है 335,250। ये जनवरी में आएगा, रिसिप्ट साइड पे आएगा। फिर फरवरी में ये 3 अमाउंट्स, ये 3 अमाउंट्स का टोटल। फिर मार्च में ये 3 अमाउंट का टोटल। फिर अप्रैल, फिर मई। मतलब इसमें सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है बट होता इजी है, एक बार सीख लो तो इजी होता है। फिर लास्ट जून। बस यही हमारे काम का है और आगे और पीछे अमाउंट्स हमारे काम की नहीं है। ओके, अब जो कैश सेल है, कैश सेल हम सेम महीने में लिखते हैं, 45 से लेकर 60 तक सेम मंथ में लिखेंगे। कैश सेल का पैसा उसी महीने में मिल जाएगा। तो 45, 60, 60, 45, 60, 60। अभी हम आंसर में जाएंगे। कैश बजट का आंसर रिसिप्ट साइड पे, कैश सेल्स 45,000, 60,000, 60,000, 45, 60, 60 और क्या था? और था ये 90, 75, 60, 90, 75, 60, 90, 75, 60। ये कैश सेल हो गया। अब क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में क्या लिखते हैं? क्रेडिट सेल में लिखते हैं, या तो क्रेडिट सेल लिखें तो भी चलेगा, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो भी चलेगा। अब ये जो साइड में हमने कॉलम्स बनाए थे उनका टोटल, ये 6 महीने। जनवरी का टोटल है 335,250। मैं फॉर्मूला ही लगा देता हूं सीधा। ये सेल वैल्यू है R674, S674, RS674। ओके, आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हो, आप लोगों को वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इक्वल टू R674।
अब ये हो गया S674। आप लोगों को कैलकुलेशन करके अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। मैंने तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया, आपको कैलकुलेशन करके जो वहां पे क्रेडिट सेल का 6 महीने का टोटल था हर एक महीने का, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है, इतना अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके लिखो। इतना आगे, ये हमारी सेल्स वाली पॉइंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा हुआ है द कंपनी है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। अब ये मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में एक जगह पे लिखाया था मेथड्स ऑफ परचेज, उसमें ये वाली पॉइंट भी मेरे को ऐड करनी पड़ेगी मेथड्स ऑफ परचेज में। अब ये जो लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, अब हम क्या करेंगे, थियरी वाले पेजेस में जाएंगे, ये थियरी वाले पेजेस। ठीक है, अब अगर आपको कभी, ये मैंने हेडिंग में लिखा है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग परचेज, अगर आपको कभी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, इफ द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन एंड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट गिवन, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब समझो सब लोग, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, देन परचेज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, तो जितना भी हमारा सेल है वो हर एक महीने की सेल में से 20% ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो वैसे सेल्स माइनस जीपी वैसे कॉग्स होता है, सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू कॉग्स होता है। बट अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो जो सेल्स माइनस जीपी करके जो कॉग्स आया वही परचेज है। वैसे सही तरीका ये है कि सेल्स माइनस जीपी जो होता है वो कॉग्स होता है। कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे सही तरीका ये है, सेल्स माइनस जीपी हमारा कॉग्स होता है, बट अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो सेल्स माइनस जीपी हमारा परचेज ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये लिख लो सब लोग, याद रहेगा। जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हो तो ये फॉर्मूला सही है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो ये कॉग्स वाला फॉर्मूला सही है। ठीक है, लिख लो सब लोग। ये लिखा। अभी सम्स वाले पेज में जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा था 12 नंबर, ये 12। अब 12 में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि द कंपनी हैज अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, और इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेल्स है हर एक महीने की, ये जो हर एक महीने की टोटल सेल्स है, ये पहले कॉपी पेस्ट करते हैं, एक नया वर्किंग नोट बनाते हैं और हर एक महीने की सेल्स में से हम लोग परचेज फाइंड आउट करेंगे। सिंपल क्या करना है, हर एक महीने की टोटल सेल में से 20% ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है, बाकी जो बचेगा वो परचेज। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेस ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी जो बचेगा वो परचेज। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन सेल्स, ये 20